हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट का जो अगला पावर है या जो उसका अगला फंक्शनिंग एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं और वो है हमारा प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर, उसकी वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति जैसे हमने कल एक स्लाइड में देखा था कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करता है, वो लेजिस्लेटिव पावर्स को यूज करता है। उसी तरह फाइनेंशियल एरियाज के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना। संविधान उनको कुछ वित्तीय क्षेत्र में भी कार्य और शक्तियां प्रदान करता है। कौन कौन से कार्य और शक्तियां हैं? सबसे पहले हम बात कर सकते हैं मनी बिल की, धन विधेयक। आप लोगों को, हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब डिटेल में उसको देखेंगे कि मनी बिल और बजट या मनी बिल और फाइनेंस बिल के अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों में, मनी बिल और फाइनेंस बिल में एक अंतर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल मनी बिल की। तो जब भी पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल प्रेजेंट करना होता है, धन विधेयक, तो वो धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश पर, उसकी पूर्व अनुमति पर ही प्रेजेंट किया जाता है। कैबिनेट उसको डायरेक्ट हाउस के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकती है। तो ये पहला पावर की मनी बिल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर या उसकी परमिशन पर हाउस में रखा जाता है। लेकिन एक सिंपल बात यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ऑर्डिनरी बिल जो होता है, अगर ऑर्डिनरी बिल अप्रूव होकर अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है आर्टिकल 111 के तहत, जो हमने कल की क्लास में देखे थे। लेकिन और जिसमें एक ऑप्शन क्या था कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनरी बिल को वापस रिटर्न कर सकता है ना, कंसिडर हाउस के पास कि आप उसको वापस रिव्यू करो, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जब धन विधेयक की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। अगर कोई धन विधेयक हाउस से पारित होकर आता है तो प्रेसिडेंट को अनिवार्यतः एसेंशियली उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम कह सकते हैं धन विधेयक को लेकर। फिर एक दूसरी बात, आर्टिकल 112 के अंदर, जिसको हम बजट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस डिटेल्स जो है, जिसको हम शॉर्ट में बजट कहते हैं, वो बजट कैबिनेट के द्वारा रखा जाता है। गवर्नमेंट जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा हाउस के अंदर रखा जाता है। लेकिन बजट को प्रस्तुत करने के पहले उसकी भी अनुमति प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में अगर कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा बजट को सदन के अंदर प्रस्तुत करवाया जाता है। तो ये एक और उसका फाइनेंशियल पावर्स जो हम बता सकते हैं। तीसरी बात, इन फाइनेंस से रिलेटेड जो एरियाज हैं उसके अंदर कुछ अनुदान जो होता है, अनुदान का मतलब क्या होता है कि बजट के अंदर कुछ प्रोविजन ऐसे करना, पर्टिकुलर किसी हेड पर, किसी स्टेट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जाए। तो ऐसी अनुदान की जो मांगे हैं, है ना, चाहे वो किसी भी एरियाज में हो जो एसेंशियल हो, उस उन 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 एसेंशियल डिमांड्स को यदि कंसिडर करना हो तो उन डिमांड्स को कंसिडर करने के लिए भी पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश या उसकी रिकमेंडेशन आवश्यक होती है। आर्टिकल 112 के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अनुदान की कोई भी मांग जो होगी वो राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर ही संसद के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। फिर एक बात यहाँ पर हम और बता सकते हैं फंड को लेकर। आपको अभी तक हम लोग पिछली क्लास में एक फंड की बात करी थी, संचित निधि, कंसोलिडेट फंड, है ना। लेकिन एक फंड और होता है जिसको हम कहते हैं आकस्मिक नीति, कंटिजेंसी फंड। जो रेगुलर खर्चे होते हैं ना, नियमित खर्चे जो होते हैं, वो संचित निधि के माध्यम से किए जाते हैं ना, जिसमें पहले से ही प्रोविजन होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए और सेशन नहीं चल रहा हो हाउस का और वो पैसा खर्च करना हो, तो कहां से खर्च होगा? वो इस कंटिजेंसी फंड से खर्च होगा, जिसको हम कहते हैं आकस्मिक निधि। तो इस आकस्मिक निधि से जो अचानक जो एक्सपेंसेस आते हैं,
है ना, जिनको खर्च करना बहुत एसेंशियल होता है, तो उस कंटिंजेंसी फंड से जो एडवांस पेमेंट करने का जो प्रोविजन है, उस पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति या राष्ट्रपति की सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। आर्टिकल 267 में इस कंटिंजेंसी फंड पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या उसकी परमिशन को एसेंशियल बनाया गया है। ये एक और उसका फाइनेंशियल पावर। एक आखिरी बात जो फाइनेंशियल फील्ड के अंदर हम बता सकते हैं कि आपको पता है इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है। हमारे यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध हैं, हम लोग अलग से उसमें पढ़ेंगे। 3 तरह के संबंध होते हैं केंद्र और सेंटर और स्टेट के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं, और लेजिस्लेटिव से रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं जिनको हम विधायी संबंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो सेंटर रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो केवल सेंटर के पास नहीं रहती है ना। टैक्स से जो भी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यूनियन की जो भी इनकम होती है, उस इनकम को स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसमें स्टेट का भी पार्ट होता है। तो अब ये डिवाइडेशन किस बेस पे होगा? ये जो राजस्व का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए, उसको उचित वितरण करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन का आफ्टर एवरी 5 ईयर एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 के अंदर ये कहा गया है कि ऐसे वित्त आयोग का गठन हर 5 साल बाद होने वाले वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये राजस्व के वितरण के संबंध में ये वित्त आयोग के गठन को लेकर राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। और इसी से जुड़ी हुई बात अगर आपको याद हो तो कल हमने देखा था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष का या वित्त आयोग के सदस्यों का जो नियुक्ति है वो नियुक्ति किसके माध्यम से की जा रही है? राष्ट्रपति के माध्यम से की जा रही है। तो न केवल वो नियुक्तियां करता है बल्कि फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कुल ये 5 मेजर एरियाज हैं फाइनेंस के फील्ड के अंदर जहां पर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम जुडिशियल पावर्स की बात कर सकते हैं, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है जो कि न्यायपालिका या न्याय से जुड़ी हुई है ना। कौन कौन सी शक्तियां हैं वो? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो दूसरे जस्टिस हैं उनको अपॉइंट करता है आर्टिकल 124 के तहत। अब यहां पर आप एक चीज और ध्यान रखना, न केवल वो नियुक्तियां करता है बल्कि उनको शपथ भी दिलाएगा। आर्टिकल 124 में नियुक्तियों की बात की गई है, लेकिन साथ ही साथ ओथ की बात भी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से दूसरे जजेस को ओथ दिलाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस में हम क्या देखते हैं कि चीफ जस्टिस को तो ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जस्टिस हैं उनको चीफ जस्टिस के द्वारा ओथ दिलाई जाती है। तो ये एक और बात यहाँ पर हम बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। इसी तरह से जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उन हाई कोर्ट के, हमारे यहाँ पर हम कहते हैं इंडिया के अंदर नियर अबाउट 24 हाई कोर्ट्स हैं, तो उन 24 उच्च न्यायालय के अंदर भी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। न केवल नियुक्ति की जाती है बल्कि ट्रांसफर, उनका स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रांसफर का सिस्टम है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, हाई कोर्ट में ट्रांसफर का कोई प्रोविजन नहीं होता है, केवल सुप्रीम कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन हाई कोर्ट के एक हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जा सकता है, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण जुडिशियल एरिया के अंदर प्रेसिडेंट का पावर, वो जजों की नियुक्ति करता है, उनको ओथ दिलाता है। यहाँ मैं एक चीज और आपको अभी बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति कर सकता है, चीफ जस्टिस को तो दिलाता ही है, वो अगर चाहे तो दूसरे जजेस को भी ओथ दिला सकता है, लेकिन वो सबऑर्डिनेट को भी यूज में ले सकता है।
लेकिन स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट के जजों को ओथ दिलाने का काम गवर्नर के द्वारा किया जाता है। आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट में जब भी चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है तो गवर्नर के द्वारा उनको अपने पोस्ट की ओथ दिलाई जाती है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस और हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी जुडिशियल पावर अगर हम देखें तो वो है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के अंदर क्या कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी सेंसिटिव इशू पर, किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। यहां पर देखिए एक शब्द यूज किया है हमने, एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? एडवाइस में कंपल्शन नहीं होता है, बाध्यता नहीं होती है। अगर किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रपति को लगता है कि ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इसके अंदर लीगल इंपोर्टेंस या लीगल वैलिडिटी छुपी हुई है, तो उसमें कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 मेंबर्स की एक बेंच का गठन कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एक न्यायाधीश उस राष्ट्रपति की डिमांड पर वो राय नहीं देगा। उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच, जिसको हम संवैधानिक पीठ कहते हैं, उसका गठन कर सकता है और उसके उन 5 व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित तौर पर एक एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाएगी। अब ये प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने। यहाँ ये ध्यान रखना, न्यायपालिका से जब भी राष्ट्रपति डिमांड करता है एडवाइस की किसी लीगल या सेंसिटिव इशू पर, तो उस एडवाइस को मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक और ये चीज नजर आ रही होगी कि ये एडवाइस क्या राष्ट्रपति स्वविवेक से मांगता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं, दोनों कंडीशन है। राष्ट्रपति किसी भी सेंसिटिव या इंपॉर्टेंट विषय पर खुद आगे चलकर अपने स्वविवेक से एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, या अगर कैबिनेट कहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री कहे, तो उनके कहने पर भी वो किसी इंपॉर्टेंट विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की मांग कर सकता है। तो ये एक और आर्टिकल 143 के तहत हम बता सकते हैं राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर। आर्टिकल 72 में एक तीसरा जो पावर दिया गया है राष्ट्रपति का, और वो है जुडिशियल पावर, है क्षमादान का अधिकार। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम में मोटे तौर पर 3 लेयर्स हैं, है ना। सबसे नीचे सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी पक्ष को कोर्ट के द्वारा सजा दी जाती है ना, सेशन कोर्ट में, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में भी अगर उसका पनिशमेंट मेंटेन रखा जाता है तो वो वापस अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर उसका पनिशमेंट एज इट मेंटेन रखा जाता है, तब उस पीड़ित पक्ष के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो अपनी सजा को लेकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। उसको कहा जाता है मर्सी पिटीशन, और इसी मर्सी पिटीशन के तहत प्रेसिडेंट को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 72 के अंदर। अब ये क्षमादान किस किस तरह का हो सकता है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली बात हम बता सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सजा याफ्ता, यानी कि जिस पीड़ित पक्ष को कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है, वो पनिशमेंट किसी भी लेवल का हो सकता है, वो 7 साल 10 साल की कैद भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, वो फांसी भी हो सकती है, तो उस पनिशमेंट को प्रेसिडेंट स्थगित कर सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा ये चारों जो हम कैटेगरी अभी पढ़ेंगे सब में अंतर है। स्थगित का मतलब पोस्टपोन्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी फीमेल को प्रेसिडेंट कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है कि उसने कोई संगीन क्राइम किया है, तो कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई है। सपोज करो वो लेडी अगर प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको फांसी दे देंगे तो क्या होगा, तो उसके साथ में एक नया जीवन जो आने वाला है उसका जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि 2 महीने 4 महीने 5 महीने, जब तक कि वो नया प्राणी धरती पे नहीं आ जाए, तब तक कि उसकी सजा को स्थगित किया जाए, और उसके बाद अगर चाहे तो मतलब उसके बाद उसको फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट किसी भी सजायाफ्ता मुजरिम की सजा को पोस्टपोन कर सकता है, स्थगित कर सकता है। दूसरी बात यहां पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास सजा को माफ करने का भी अधिकार है आर्टिकल 72 के तहत। माफ करने का मतलब क्या है
कि पूरी तरह से उसको बरी कर दिया जाए, मतलब बरी इन द सेंस उसकी सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अगर उसको जेल या कारावास की सजा दी गई है या उसको मृत्युदंड दिया गया है तो वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार का पनिशमेंट उसको उसके ऊपर नहीं रहेगा। ये राइट भी राष्ट्रपति के पास में है। तीसरी बात यहां पर हम कह सकते हैं कि वो सजा को कम भी कर सकता है। यहां कम करने का मतलब क्या है? यहाँ कम करने का मतलब है सपोज किसी को आजीवन कारावास दिया गया है तो आजीवन कारावास को वो 5 वर्ष की अवधि में भी बदल सकता है कि नहीं, आजीवन नहीं, संबंधित मुजरिम को 5 वर्ष का ही कारावास दिया जाए। अगर 5 वर्ष का है तो नहीं, 3 वर्ष का ही कारावास दिया जाए। तो सजा को कम करने का राइट भी राष्ट्रपति के पास है। और आखिरी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो पनिशमेंट के नेचर को भी चेंज कर सकता है। यहाँ नेचर को चेंज करने का मतलब क्या है? सपोज करो किसी मुजरिम को फांसी की सजा दे दी गई है और अगर वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन फाइल करता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, अपराध गंभीर है लेकिन इसको फांसी की बजाय आजीवन कारावास दे दिया जाए, तो ये सजा की का नेचर बदल गया, फांसी से उसको कारावास की सजा दे दी गई। या अगर किसी को कारावास दिया गया है और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, कारावास की बजाय अगर इसके ऊपर फाइनेंशियल पनिशमेंट लगा दिया जाए, इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए, तो वो इस प्रकार भी उसके पनिशमेंट की नेचर को बदल सकता है। तो ये 4 तरह के क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। पहला, वो मुजरिम की सजा को स्थगित कर सकता है। दूसरा, वो उसको पूरी तरह से माफ कर सकता है। तीसरा, वो उस सजा की अवधि को या उसकी जो हार्डनेस है उसको कम कर सकता है। और चौथा, पनिशमेंट का जो नेचर है उस नेचर को भी प्रेसिडेंट बदल सकता है। तो ये क्षमादान का जो अधिकार है वो आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन एक विशेष बात, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं कर सकता। स्वविवेक का मतलब ये राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं कह सकता है कि मैं इसका क्षमादान कम कर रहा हूं या स्थगित कर रहा हूं या माफ कर रहा हूं। राष्ट्रपति के पास जब भी इस प्रकार की मर्सी पिटीशन आती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स जो भी रिकमेंडेशन देते हैं उसी रिकमेंडेशन के बेस पर इस प्रकार का क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये 3 मोटे मोटे एरिया हैं, अपॉइंटमेंट का, एडवाइस लेने का और क्षमादान का। ये तीनों एरियाज के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशियल पावर का यूज करता है। ये हम उसकी जुडिशियल पावर्स बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम 2 और एरियाज की बात करें तो यहां पर आप एक और एरिया ले सकते हो, डिप्लोमेटिक पावर्स। प्रेसिडेंट के पास में कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं। कौन कौन से डिप्लोमेटिक पावर्स हैं यहाँ पर, हम उसको अगर देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात हम लोग बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट जितने भी हमारे यहाँ पर जो ट्रीटीज होती है और जो एग्रीमेंट होते हैं स्टेट के द्वारा, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव करती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एग्रीमेंट या जो भी ट्रीटियां की जाती है वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। क्यों की जाती है? अब आप सीधे चले जाओ आर्टिकल 53 के ऊपर। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? राष्ट्रपति को। और सारे काम भी किसके नाम पर हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं। इसीलिए ये जितने भी जो एग्रीमेंट्स हैं और जितने भी जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटीज हैं वो सारी एग्रीमेंट और ट्रीटीज राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं और बाद में इस पर संसद की अनुमति ली जाती है। तो ये पहला डिप्लोमेटिक जो फॉर्मल हम कह सकते हैं, भले ही ये फॉर्मल है लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के नाम पर ये एग्रीमेंट्स और ट्रीटियां हो रही, तो ये उसका एक डिप्लोमेटिक पावर्स है। दूसरी बात यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ये भी एक फॉर्मल उसका पावर है, जितने भी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं उन प्लेटफॉर्म पर अगर रिप्रेजेंट करना हो इंडिया को तो वो रिप्रेजेंटेशन किसके माध्यम से किया जाएगा? प्रेसिडेंट के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि प्रेसिडेंट अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से भी ये रिप्रेजेंटेशन करवा सकता है, लेकिन ऑफिशियली हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये एक और उसका डिप्लोमेटिक पावर है। तीसरी बात यहां पर हम बता सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है डिप्लोमेटिक पावर्स में, वो है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट। एम्बेसडर क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि दूसरे देशों के अंदर हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन
है ना, हमारे राज्य का, हमारे देश का एक आधिकारिक प्रतिनिधित्व जो हमारी पॉलिसीज को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे व्यूज को उस स्टेट के अंदर टाइम टाइम पर रिप्रेजेंट करता है, और वो उस स्टेट की क्या पॉलिसीज है, क्या व्यूज है, वो सब हमारे यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को वो मैसेज कन्वे करता है। तो ये सारा काम कौन करता है? ये एम्बेसडर करते हैं, राजदूत करते हैं। तो इन एम्बेसडर को अपॉइंट कौन करता है? इन एम्बेसडर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट का ये पावर भी फॉर्मल है। जिन 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 नामों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है, उन्हीं लोगों को एम्बेसडर के पोस्ट पर प्रेसिडेंट एसेंशियली अपॉइंट करता है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के द्वारा इस पोस्ट पर, एम्बेसडर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये उसका एक मेजर डिप्लोमेटिक पावर हम बता सकते हैं। इसी तरह से एक वर्ड और मैंने लिखा है, आपको लोगों को दिख रहा होगा, हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर का मतलब क्या है? इसको हम लोग एक बार समझते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन रहा था, हम कॉलोनियल थे ब्रिटेन के, और ऐसे ही बहुत सारे देश ब्रिटेन के साथ रहे हैं। अभी एक एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल जिसको कहा जाता है। यानी कि उन देशों का समूह जो एक समय पर ब्रिटेन के उपनिवेश कॉलोनियल रहे हैं, उन देशों के अंदर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन जाता है। लेकिन वहां की पोस्ट को एम्बेसडर नहीं कहकर हाई कमिश्नर कहा जाता है। केवल नाम का अंतर है, आप ध्यान रखना, केवल नाम का अंतर है, फंक्शन वही है। जो एम्बेसडर है और जो हाई कमिश्नर है, फंक्शन कॉमन है, केवल पोस्ट या डेजिग्नेशन का अंतर आ जाता है। जो कॉमनवेल्थ के कॉमनवेल्थ ग्रुप के मेंबर्स हैं, वहां पर हमारा जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। लगभग 53-54 देश ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। तो वहां पर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो हाई कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और एंटायर वर्ल्ड में जो रिमेनिंग कंट्रीज है अदर देन कॉमनवेल्थ ग्रुप, तो उन कंट्रीज के अंदर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो एम्बेसडर कहलाता है, और वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो एक ये, और हम उसका डिप्लोमेटिक पावर बता सकते हैं। एक आखिरी बात डिप्लोमेटिक पावर में हम बता सकते हैं कि जब भी दूसरे देश का, जैसे हम दूसरे देशों के अंदर अपने एम्बेसडर भेजते हैं, वैसे ही दूसरे देश भी हमारे यहाँ पर अपने एम्बेसडर भेजते हैं। तो जब दूसरे देश के एम्बेसडर हमारे यहाँ आते हैं तो उनके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ना। ऐसे ही कोई आके नहीं कह देगा कि मैं अमेरिका का, या मैं चीन का, या मैं पाकिस्तान का, या जापान का एम्बेसडर हूं। ऐसे ही कोई नहीं कह सकता। उनके पास उनकी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट होता है जो ये सर्टिफाई करता है कि ये हमारे देश का एम्बेसडर है जो आपके यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। तो जब भी कोई फॉरेन, किसी दूसरे देश का एम्बेसडर हमारे यहाँ पर आता है, तो उसके उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि ऑफिशियली क्या हम क्या कह सकते हैं, दूसरे देशों के राजदूतों के प्रमाण पत्र को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये उसका एक डिप्लोमेटिक पावर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ वही बात यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो हेड के सामने किसी दूसरे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहा है उसको उसके सामने अपनी प्रेजेंस को एक बार दर्ज करवाना होता है। तो वही दर्ज करवाने के लिए ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। तो ये 3 पावर्स जो हम बता सकते हैं वो प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स हैं। एक आखिरी बात यहाँ पर हम और कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के, हमारे भारत के अंदर प्रेसिडेंट के पास कुछ आर्म फोर्सेस से रिलेटेड पावर्स भी हैं, जिसको हम सैन्य शक्तियां कह सकते हैं, मिलिट्री पावर्स। अब ये मिलिट्री पावर्स कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 53 के अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। जो हमारे यहाँ पर 3 सेना है, जल सेना, थल सेना और आर्मी, एयरफोर्स और आर्मी और नेवल विंग जो है, उन तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है, सर्वोच्च सेनापति है, वो सेनापति आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति है। तो एक तो ये उसका हम पावर स्टेटस बता सकते हैं। और इसी स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही सेना प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है। तीनों सेनाओं के जो कमांडर होते हैं, जिनको हम सेना प्रमुख कहते हैं, जो राष्ट्रपति के जस्ट नीचे होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक दूसरा बात। और तीसरी बात हम यहां पर यह कह सकते हैं,
चूंकि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन है आर्टिकल 53 के तहत, सर्वोच्च सेनापति जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट है, इसीलिए प्रेसिडेंट वॉर को डिक्लेयर करता है। अगर किसी दूसरे देश के साथ वॉर हो रही है तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और इसी तरह जब वॉर का डिक्लेरेशन के साथ साथ वॉर खत्म करनी होती है तो उसकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हो मोर और लेस ये वही व्यवस्था है जो हमें अमेरिका के अंदर नजर आती है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति जो है वो युद्ध का निर्णय लेता है या युद्ध समाप्ति की बात करता है, लेकिन कांग्रेस की परमिशन वहां पर जरूरी होती है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी युद्ध की घोषणा या युद्ध समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। तो ये कुछ फाइनेंशियल पावर्स मिलिट्री पावर्स जो है वो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बता सकते हैं। तो टोटल अभी हम लोग क्या क्या बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स दिए हैं, जुडिशियल पावर्स दिए हैं, फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स दिए हैं और मिलिट्री पावर्स दिए हैं। मेजर ये जनरल कंडीशन के अंदर इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति करता है। एक मुख्य बात जो मैं फिर यहां पर कह रहा हूं, बहुत कम कंडीशन ऐसी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और लोकसभा को डिसॉल्व करने वाली, इन कंडीशंस में भारत का राष्ट्रपति अपने स्व विवेक का प्रयोग करने की क्षमता रखता है। बाकी ये सारे काम प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। इसी बात से प्रेसिडेंट का स्टेटस पता चलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसा कहेगा वैसा ही काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। प्रेसिडेंट इनमें से कोई भी काम अपनी मनमर्जी से अपने विवेक से नहीं कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इन सारे फंक्शंस को लेकर हम लोग कर सकते हैं। एक आखिरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूं वो ये, कल हम लोगों ने एक पावर पढ़ा था राष्ट्रपति का, जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं, उनसे रिलेटेड हमने एक बात कही थी और उसी से जुड़ी हुई एक चीज को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर है ना। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो को इंग्लिश में कहा जाता है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार किसको कहेंगे? निषेधाधिकार जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति और बिल, जो बिल हाउस पार्लियामेंट से अप्रूव होकर आता है, दोनों हाउस से, उस बिल पर प्रेसिडेंट का रिएक्शन क्या होगा। हम लोगों ने आर्टिकल 111 के अंदर 3 कंडीशन पढ़ी थी, है ना। तो उन्हीं 3 कंडीशन में से एक कंडीशन हमने ये देखी थी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो बिल पर साइन करने से मना कर सकता है। मना करने की जो शक्ति है, बिल को कानून बनने से रोकने की जो शक्ति है, उसको हम निषेधाधिकार या वीटो कहते हैं। कई बार आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है वीटो पावर क्या है, निषेधाधिकार क्या है। तो उसका एक सिंपल मीनिंग हम क्या बता सकते हैं कि संसद के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना करके राष्ट्रपति उसे अगर कानून बनने से रोकता है तो राष्ट्रपति की ये शक्ति वीटो पावर या निषेधाधिकार कहलाती है। बेसिकली वीटो शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और मीनिंग, शाब्दिक अर्थ अगर हम इसकी कहें तो इसका मतलब होता है रोकना। ऐसे विधेयक को जो कि विधायिका के द्वारा पारित हो चुका है, उसको कानून बनने से रोकने की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, उसको हम वीटो पावर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा था किसी भी विधेयक पर आर्टिकल 111 किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 तरह की शक्तियां सौंपता है। पहली शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है, यानी कि अपनी स्वीकृति दे देता है, तो वो कानून बन जाता है। एक ये जनरल कंडीशन थी, लेकिन अब यहां से वीटो पावर शुरू हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। यहां एक आप लोग विशेष ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आज अगर 20 नवंबर को राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पारित होने के लिए गया तो हम तो संविधान ऐसा नहीं कहता है कि 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन या 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर आपको इस पर अपना डिसीजन देना ही पड़ेगा। ऐसी कोई टाइमलाइन राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास अपनी राय व्यक्त करने के लिए सुरक्षित
रख सकता है। तो एक दूसरी कंडीशन ये है। और एक तीसरी कंडीशन जो हम लोगों ने ये देखी थी कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को रिव्यू के लिए वापस हाउस के पास लौटा सकता है। तो ये तीन कंडीशन जो है वो राष्ट्रपति की आर्टिकल 111 में किसी भी बिल पर है। पहली कंडीशन को यदि हम छोड़ दें तो बाकी दो कंडीशन उसके वीटो पावर से जुड़ी हुई है। वीटो पावर क्यों राष्ट्रपति को दिया गया है उसके हम दो मेजर रीजन बता सकते हैं। पहली बात, अगर संसद ने, हमारे यहाँ पर कानून बनाने का काम किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, अगर संसद ने जल्दबाजी में कोई कानून बना दिया है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी रहती है कि उस कानून के अंदर कोई कमी रह गई हो। तो उस कमी को दूर करने के लिए, यानी कि पार्लियामेंट की जल्दबाजी पर कंट्रोल करने के लिए, अंकुश रखने के लिए इस प्रकार का वीटो पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। और दूसरा, अगर पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी पावर है, अगर वो एब्सोल्यूट होकर, निरंकुश होकर कोई एक ऐसा कानून बना दे जो कि संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तब ऐसे असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए भी राष्ट्रपति अपने वीटो का पावर प्रयोग करके सिस्टम को मैनेज कर सकता है। तो असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए भी राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है। अगर हम भारत में बात करें तो राष्ट्रपति के पास तीन तरह के वीटो हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, है ना, अदर देन इंडिया, तो चार प्रकार के वीटो होते हैं। निषेधाधिकार की शक्तियां चार प्रकार की होती है। सबसे पहला जो निषेधाधिकार है वो है क्वालिफाइड वीटो, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेषित निषेधाधिकार, जो कि भारत में नहीं है। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले हम हमारे यहाँ क्या प्रोविजन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वीटो का जो पहला प्रकार है वो है क्वालिफाइड वीटो, यानी कि विशेषित वीटो, जो इंडिया में प्रेसिडेंट को नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन बाकी के तीन वीटो जो है वो भारत में प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। सबसे पहला हम क्या बोल सकते हैं, अत्यंतिक वीटो, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। देखो, इसको समझने की कोशिश करना। एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक निषेधाधिकार का मतलब होता है राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर देता है कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो ऐसे उसका जब निषेधाधिकार होता है तो उसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। दो कंडीशन में वो इस एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है हम फटाफट देख लेते हैं। पहली कंडीशन कि अगर किसी गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक किसको कहते हैं कि जिस पार्टी की मेजोरिटी हाउस के अंदर नहीं है, अपोजिशन पार्टी के किसी मेंबर ने कोई बिल रखा है और अगर वो बिल किसी कारणवश पारित भी हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ये कह सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर कि मैं इस बिल पर साइन नहीं करूंगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो गैर सरकारी विधेयक पर इस प्रकार का एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। और दूसरा, जब दो अलग अलग सरकारें, सपोज करो 2020 में अभी हमारे यहाँ एनडीए की सरकार ने कोई एक बिल पारित किया और 2020 में उस बिल को पारित करने के बाद एनडीए की सरकार चली गई और नए इलेक्शन में कोई दूसरी सरकार आई और उसको ये बिल पसंद नहीं है, तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकता है कि आप इस बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। तो ये हुआ उसका एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करने से साफ मना करना। दूसरा, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी निषेधाधिकार। एक सिंपल सी बात है, आपने आर्टिकल 103 के अंदर देखा, ये तीसरी कंडीशन, राष्ट्रपति किसी भी बिल को रिव्यू करने के लिए वापस हाउस को लौटा सकता है। तो ये जो एक बार वो हाउस को वापस बिल लौटा रहा है, यानी कि वो उस बिल को कानून बनाने में डिले कर रहा है ना, क्योंकि अगर हाउस राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन को मानकर भी उस बिल को वापस भेजता है तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने हैं, और अगर हाउस एज इट राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन को इग्नोर करते हुए वापस उसी बिल को भेज देता है प्रेसिडेंट के पास, तब भी प्रेसिडेंट बाउंड है उस बिल पर सिग्नेचर करने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, केवल उस बिल को सस्पेंड किया कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये राष्ट्रपति का सस्पेंसिव वीटो है, निलंबनकारी निषेधाधिकार है। और एक तीसरा वीटो जिसको हम कहते हैं
हैं राष्ट्रपति के पास, जिसको पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। पॉकेट वीटो का मतलब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया है, ना तो हाँ कहता है ना कहता है, किसी भी प्रकार की कोई राय व्यक्त नहीं करता है, उसको केवल अपने पास रखे रहने देता है। तो ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने उसको अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया। आप याद करो, हमने जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेडलाइन पड़ी थी कि राष्ट्रपति कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों के अंदर अगर किसी विषय पर निर्णय नहीं लेता है तो यह मान लिया जाता है कि उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। लेकिन यहां पर ऐसी कोई टाइम की डेडलाइन भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो अगर संसद के द्वारा पारित विधेयक पर वो कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है और उस बिल को अपने पास रख लेता है तो वो उसका जेबी निषेधाधिकार कहलाता है। 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इंडियन पोस्टल बिल के ऊपर इस प्रकार का जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया था। तो ये 3 प्रकार के वीटो भारत के राष्ट्रपति को है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को लेकर 2 और इंपॉर्टेंट बात हमारे यहाँ रह जाती है। एक, हम लोग आर्टिकल 368 की बात कर सकते हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो उस संशोधन पर राष्ट्रपति को वीटो पावर यूज करने का कोई अधिकार नहीं होगा। और 1971 के अंदर 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को और मजबूत किया गया है कि जब भी कोई संविधान संशोधन होगा तो उस संविधान संशोधन पर बिना किसी निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किए राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड विषय पर राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता। और इसी तरह जो मनी बिल है, जो कि प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के आधार पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उस मनी बिल पर भी राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर का यूज नहीं किया जा सकता। तो ये 2 एरिया हैं, संविधान संशोधन और मनी बिल, जिस पर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।